नमस्कार दोस्तों। संभावना चित्तौड़गढ़ के फेसबुक पेज पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती थी, उनका जन्मदिन था, जिसके अवसर पर हम सब हिंदी समाज के लोग लघु पत्रिका दिवस मनाते हैं। उसी अवसर पर, उसी क्रम में संभावना चित्तौड़गढ़ ने आज एक विशेष व्याख्यान, हिंदी में लघु पत्रिका आंदोलन और हमारे समय पर एक व्याख्यान रखा है, जिसमें हमारे समय के बहुत ही जरूरी और युवा आलोचक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी उस पर व्याख्यान देंगे। मैं इस पूरे व्याख्यान कार्यक्रम में संभावना के अध्यक्ष डॉक्टर केसी शर्मा और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कनक जैन और डॉक्टर राजीव रंजन गिरी, आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर कनक जैन जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताते हुए, हमारे साथियों का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम की बाकायदा विधिवत शुरुआत करें। डॉक्टर कनक जैन। साथियों, लघु पत्रिका आंदोलन से हम सब परिचित हैं और इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी। मैं उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दूं। आपका जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गांव में हुआ। आपका एमए एमफिल जेएनयू से हुआ और पीएचडी आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से की। आपकी विभिन्न रचनाएं जो देश की प्रमुख लघु पत्रिकाएं हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, उनमें आपकी बहुत बड़ी संख्या में अनेक आलेख प्रकाशित हुए हैं। साथ ही साथ आपने कई विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के संपादन कार्य में सहयोग किया है। भूदान विशेषण जो छपा है, साथ ही साथ गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट नई दिल्ली के सौजन्य से जो कई ऐसे प्रकाशन हुए हैं, उसमें भी लगातार आपका सहयोग रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट की पत्रिका संस्कृति के सलाहकार भी आप रहे हैं। आलोचनात्मक लेखन के लिए आपको कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से विद्यापति सम्मान शामिल है। आपकी कई सारी कृतियां प्रकाशित हुई है। भाषा साहित्य आंदोलन, पाठ और प्रसंग, संविधान सभा और भाषा विमर्श, लघु पत्रिका आंदोलन पर भी आपकी एक पुस्तक है। सामंती जमाने में भक्ति आंदोलन, स्त्री मुक्ति, यथार्थ और यूटोपिया, 1857, विरासत से जिरह, प्रेमचंद, संपूर्ण बाल साहित्य, गांधीवाद रहे न रहे, ऐसी कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई है। आपने कुछ साल दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन किया है। आप दिल्ली के राजारानी कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आपसे निश्चित तौर से लघु पत्रिका आंदोलन और हमारे इस समय में उसका मूल्य, महत्व और हमारे जीवन में विशेष जो प्रभाव है, उन सब पक्षों पर विस्तार से बातचीत सुनने को मिलेगी। आप सब आज के इस आयोजन में जुड़े, साथ ही साथ जो साथी और जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक बार पुनः संभावना की ओर से स्वागत करता हूं और आगे के लिए भाई विशाल जी को निवेदन करता हूं कि वे आयोजन को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कनक जैन जी। अब मैं संभावना संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर केसी शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम पर अपनी बात कहें। साथियों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संभावना संस्थान ने बनास की शुरुआत की थी। बनास जब शुरुआती दौर में निकलना शुरू हुआ तो शुरुआत के 2 अंक, जो पहला अंक स्वयं प्रकाश जी पर था और दूसरा अंक काशी का 80 पर था, वो संभावना संस्थान से ही निकलने वाली पत्रिका थी। बनास का जिक्र करना इसलिए जरूरी है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दौर में जब प्रिंट मीडिया में निकलने वाली बहुत सारी पत्रिकाएं वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है, अनेक संसाधनों की कमी से और दूसरी भी दिक्कतों के कारण, तो बनास लगातार अपनी भूमिका को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश कर रही है
तो वह बनास इसी संभावना संस्थान से निकलना शुरू हुई थी और अब वो दिल्ली से उसके संपादक पल्लव उसको निकाल रहे हैं। तो इसलिए संभावना का एक स्वाभाविक भी दायित्व बनता है कि वो लघु पत्रिका आंदोलन पर एक व्याख्यान आयोजित करे, जो आयोजित हो रहा है। अब मैं इस अवसर पर संभावना संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर केसी शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात इस अवसर पर रखें। डॉक्टर केसी शर्मा। सबको नमस्कार। डॉक्टर राजीव रंजन जी, डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी, भाई कनक जी, भाई पल्लव जी और अन्य साथीगण, मैं भी संभावना संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो ये व्याख्यान डॉक्टर गिरी साहब देने वाले हैं, ये बहुत ही एक काम की चीज होगी, क्योंकि लघु पत्रिकाओं की भूमिका निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। अभी सभी पत्र पत्रिकाओं के ऊपर एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो ये नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, इसने कई चीज़ों को प्रभावित किया है। तो मैं गिरी साहब से ये अपेक्षा रखूंगा कि अगर थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरह से साहित्य को और विशेष रूप से लघु पत्र पत्रिकाओं को प्रभावित किया है। क्योंकि लघु पत्र पत्रिकाएं एक स्वतंत्र चिंतन का बहुत बड़ा मैं माध्यम मानता हूँ। एक पूंजीवादी समाज और औद्योगिक समाज के द्वारा जो प्रेस के ऊपर और जो प्रकाशन है उसके ऊपर जो उनका नियंत्रण रहता है, उससे ये मुक्त है और इसलिए ये बहुत बड़ी एक स्वतंत्र चिंतन की एक बहुत बड़ी एक कहना चाहिए एक मंच है। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से गिरी साहब का, क्योंकि इनका जो परिचय मैंने वो जो गांधी की मनोभूमि जो बनास जन पत्रिका में जो आपने संपादन किया, उससे मैंने देखा कि आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत एक खोजी साहित्य का मस्तिष्क है। आपने बहुत सुंदर तरीके से गांधी जी का उसमें विवरण दिया है और वो गांधीवाद को समझने में मुझे भी उस बनास जन से बड़ी सहायता मिली है। तो ऐसे एक खोजी साहित्यकार के द्वारा लघु पत्रिकाओं की भूमिका के बारे में बातचीत करना हम सभी के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और गिरी साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना व्याख्यान सुनाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर केसी शर्मा जी। अब मैं डॉक्टर राजीव रंजन गिरी, जिनका व्याख्यान हम लोग सुनने के लिए आतुर हैं। डॉक्टर, जैसा कि कनक जी ने बताया डॉक्टर गिरी के बारे में कि वो हमारे दौर के एक जरूरी आलोचक हैं और वे अपनी आलोचना को समाज के बीच में और अपने समय के बीच में स्थापित करके उसे देखते हैं, उनके बीच में देखते हैं। इसलिए अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों का और मैं सीधे डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी से अनुरोध करूँगा कि वे हमारे समय और लघु पत्रिका आंदोलन और उससे जुड़ी तमाम चीज़ों पर वो अपना व्याख्यान दें। मैं उनसे बहुत ही विनम्र अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। नमस्कार, मैं संभावना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस संस्थान ने मुझे लघु पत्रिका आंदोलन और आज का समय, हमारा समय विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मित्रों, फ्रांस में तत्कालीन वर्चस्वकारी समूहों के खिलाफ नौजवानों का, सोचने वाले समूहों का एक संगठन, अनौपचारिक किस्म का संगठन बना था। जियां पॉल सार्त्र जैसे लोग उसमें शामिल हुए थे, जिस वजह से दुनिया में उसको चर्चा मिली रेजिस्टेंस समूह के तौर पर। उस समूह ने अपने समय
कि बड़े संस्थानों के द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाओं का विरोध किया था, और वह विरोध महज इसलिए नहीं था कि वो बड़े संस्थान से वो पत्रिकाएं निकलती हैं। विरोध का कारण था कि बड़े संस्थानों से निकलने की वजह से इन पत्रिकाओं में जो विचार आते हैं वे उन लोगों के हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। बड़े संस्थानों से निकलने वाली ये पत्रिकाएं जहां से खाद पानी ग्रहण करती थी, इनको अपने जीवन के लिए जहां से ताकत मिलती थी, उसी के हित की रक्षा में ये तत्पर थी। धीरे धीरे ऐसा विचार दुनिया के अलग अलग इलाकों में आया। अपने देश में जिन पत्रिकाओं को लघु पत्रिका कहकर संबोधित किया गया, इस संज्ञा के दायरे में लाया गया, वे 60 के दशक में सामने आई थी और स्वतः स्फूर्त ढंग से, बगैर किसी सांगठनिक ढांचे के और बिना किसी आह्वान के, एक अखिल भारतीय स्तर पर इन पत्रिकाओं ने आकार और गति प्राप्त किया था। इन पत्रिकाओं ने अपने को सेठों के यहां से निकलने वाली पत्रिकाओं से अलगा कर देखने की बात की थी। असल में यहाँ के बड़े घरानों से जो पत्रिकाएं निकलती थीं, उनमें प्रतिरोधी चेतना के लिए जगह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। अगर कोई संपादक निजी स्तर पर किसी प्रतिरोधी विचार का या वर्चस्वशाली सत्ता की संरचना का विरोध करने वाले विचारों की नुमाइंदगी करने वाले साहित्य को अपनी पसंदगी के आधार पर जगह दे भी दे, पर इसका कोई सांस्थानिक रूप नहीं बन पा रहा था। उस दौरान भारतीय भाषाओं के लेखकों ने छोटे समूहों के द्वारा और कई बार अकेला प्रयास करके पत्रिकाओं का प्रकाशन संपादन शुरू किया था। जिन विद्वानों ने उन पत्रिकाओं को देखा, उनका विश्लेषण बताता है कि साहित्यिक दृष्टि से बड़ी जगहों से, बड़े संस्थानों से और आनुपातिक तौर पर बड़ी पूंजी के जरिए निकलने वाली पत्रिकाओं को इन लघु पत्रिकाओं ने परास्त किया था। उस दौर की ज्यादातर महत्वपूर्ण रचनाएं लघु पत्रिकाओं में ही स्थान पाती थी। कोई नया रचनाकार अपने नए तेवर के साथ कुछ लिखता था जो तत्कालीन साहित्यिक मानदंडों से मुखामुखम करता था, उसके सृजनात्मक ढांचे में महदूद रहने से जिद भरा इनकार करने वाला साबित होता था, उसे जगह लघु पत्रिकाएं देती थी। तो लघु का मतलब हो गया था पत्रिका का आर्थिक स्रोत निकालने वाले लोगों का समूह
और प्रसार, इस लिहाज से ये पत्रिकाएं लघु पत्रिका कही गई। पर यह तो फॉर्म की बात हो गई, यह तो पत्रिका के ढांचे की बात हुई। मूल तत्व था कि इन पत्रिकाओं ने, जो व्यावसायिक पत्रिका कही जाती थी, मुनाफा को केंद्र में रखकर निकाली जा रही थी। भले ही व्यापक और विशाल इलाके की साहित्यिक भूख की पूर्ति कर रही थी, पर इनके तेवर प्रतिगामी तो नहीं कहे जा सकते, अलोकतांत्रिक भी नहीं कहे जा सकते, पर बदलावकारी नहीं थे। तो अगर हम जिन पत्रिकाओं को लघु पत्रिका कहते हैं, जिन्हें बाद में लघु पत्रिका आंदोलन के लोगों ने अपनी विरासत के तौर पर पहचाना, उन पत्रिकाओं में प्रतिरोध और परिवर्तनकारी सामाजिक राजनीतिक मूल्यों की नुमाइंदगी शामिल थी। यानी ढांचे के स्तर पर छोटे समूह, कम प्रसार संख्या, कम पूंजी और बगैर मुनाफे के स्वांतः सुखाय या अपने विचार के प्रचार के लिए अपनी सृजनात्मकता, अपने जैसे सोचने वाले लोगों की सृजनात्मकता को जगह देने के लिए पत्रिकाएं निकाली गईं, पर इनका तेवर बदलावकारी था। ये चिन्हित कर पा रही थी ठीक ठीक ढंग से कि भले ही आजादी के बाद लोकतांत्रिक समय और समाज में हम हैं, उदारवादी लोकतंत्र की चर्चा हो रही है, फिर भी इसका जनवादीकरण नहीं हो पा रहा है। 60 के दशक में अलग अलग इलाके से, पूरे भारत से, अखिल भारतीय स्तर पर हर भाषा में ये पत्रिकाएं निकली और इन्होंने अपने जमाने की सेठाश्रयी पत्रिकाओं को, जिनको तब ये रंगीन पत्रिकाएं कहती थी, विरोध के तौर पर उनके लिए जो शब्द था वो सेठाश्रयी था और रंगीन पत्रिका कहकर उनको संबोधित किया जाता था। इनका विरोध करती थी। इस विरोध में हमारी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में जो वर्चस्वकारी मूल्य हैं, प्रतिगामी मूल्य हैं, उनका विरोध तो था ही, साथ ही पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जनवाद की ओर ले जाने की एक कोशिश भी थी। ये पत्रिकाएं साहित्यिक रचनाओं के जरिए भी कोशिश कर रही थीं कि जितनी नई आवाजें हैं, ऐसी आवाजें जो जगह पाने से बाहर रह जा रही हैं, उनको लेकर आया जाए। तो आप देखेंगे कि विचारशीलता, प्रतिरोध की चेतना, सामाजिक राजनीतिक संरचना के बदलाव की आकांक्षा इनका केंद्रीय स्वर था। अपने इरादे में ये पत्रिकाएं सफल हुई। आप मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई जैसे लेखकों के साहित्य को कहाँ जगह मिली, वो कहाँ प्रकाशित हुई, इस पर जैसे ही गौर करेंगे, इन पत्रिकाओं की अहमियत
खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। पर इन पत्रिकाओं ने उस दौर में अपने को कोई आंदोलन कहकर संबोधित नहीं किया। इन्हें आंदोलन कहा बाद के लोगों ने, उस दौर के बाद जो नई पीढ़ी आई, उन लोगों ने एक बार फिर 90 के आसपास जो 3 बड़ी घटना घटी, मार्केट की ताकत बढ़ी, उदारीकरण, भूमंडलीकरण के जरिए, जो भूमंडीकरण था बेसिकली, मंडल आया और मंदिर का आंदोलन चला। तो मार्केट, मंडल और मंदिर के इन 3 चुनौतियों या 3 अलग तरह की चीजों के सामने आने के बाद जो उस समय के लघु पत्रिकाओं को प्रकाशित कर रहे थे लोग, उन्होंने इसको आंदोलन का रूप देना जरूरी समझा और तब अपनी विरासत के तौर पर उन्होंने 2 जगह देखा। एक जो 60 के दशक का आंदोलन था, जो उनका निकट अतीत था, और दूसरा 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगुवाई में और उनके प्रशंसकों और उनसे प्रेरणा पाने वाले लोगों के द्वारा निकाली गई पत्रिकाओं की चेतना और स्वरूप में 1992 में 60 के करीब संपादकों को बुलाकर कलकत्ते में डॉक्टर शंभुनाथ और ज्ञान रंजन की अगुवाई में एक ढीला ढाला सा ढांचा बनाने का प्रयास हुआ और इसे लघु पत्रिका आंदोलन, जो बेसिकली समन्वय था, सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश थी, उसका आरंभ हुआ। और इन लोगों ने 60 के दशक के आंदोलन को, 60 के दशक के स्वतः स्फूर्त प्रयासों को आंदोलन कहकर संबोधित किया, अपनी विरासत को बताने के लिए। और उन पत्रिकाओं के चेतना निर्माण के प्रयासों को 19वीं सदी के चेतना निर्माण के प्रयास से जोड़कर देखा और दिखाया। ये इन पत्रिकाओं ने भले ही ढीला ढाला ढांचा बनाया, पर इन्होंने अपने साथी संपादकों को प्रशिक्षित और दीक्षित करने का काम भी किया, क्योंकि समझ के स्तर पर ऊपरी तौर पर भले ही सारे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में थे, सबका मकसद न्यायपूर्ण समाज की रचना करना था, पर भीतर देखते ही कई बार कुछ एक किस्म की दुर्बलताएं, संकीर्णताएं और समझ का सतहीपन भी दिखने लगा था। भले ही ये पत्रिकाएं ढांचा के स्तर पर छोटे प्रयासों के द्वारा निकाली जा रही थी, पर लघु पत्रिका आंदोलन की चेतना में ये शामिल हो जाएं, ऐसी कोशिश उस दौर के संपादकों ने आपसी विमर्शों के जरिए करने की शुरुआत की। उस दौर की बैठकों में एक दूसरे पर उनके सरोकारों, उनके नियत पर सवाल उठाए बगैर, उनकी नियतों, उनकी नियत और उनके सरोकार को महत्वपूर्ण मानने के साथ
उनकी कमजोरियों को भी चिन्हित करने का काम किया। कई बार ऐसे सवाल भी आए कि लघु पत्रिका अपने रचनाकारों को मानदेय दे, पर कहा गया ये मुनाफे के लिए तो निकाली नहीं जाती। यह तो वैसा ही प्रयास है जैसे कोई घर फूंक तमाशा देख रहा हो। तो ऐसे में ये मांग कितना वाजिब है। कभी कभी ऐसे सवाल भी आए कि इन पत्रिकाओं के विशेषांकों को जब पुस्तक के तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो उसके जरिए भी कमाई होती है, इसलिए रचनाकारों को टोकन के तौर पर ही सही पर मानदेय दिया जाना चाहिए। कई संपादकों ने अपने को सीधे तौर पर कहा कि ऐसे न लागू किए जाने वाले प्रस्तावों को क्यों पास करना, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे सवालों पर कई बार यह भी कहा गया कि सारी लघु पत्रिकाएं अपने दायरे, अपने संसाधन, अपनी समझ के स्तर पर संपादक की पहुंच, सामर्थ्य, आलोचनात्मक समझ, साहित्यिक विवेक पर निर्भर करती हैं, इसलिए इनका स्तर भी अलग अलग है। लिहाजा रचनाओं को लेकर तो नहीं, पर अपने आर्थिक स्रोतों के बारे में सार्वजनिक तौर पर ये क्यों नहीं बताएं। और आप गौर कीजिए, जब लघु पत्रिका आंदोलन से जुड़े हुए लोग ऐसे सवालों की मांग कर रहे थे तब सूचना का अधिकार नहीं आया था, पर ये खुद से अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझने के तौर पर ऐसी मांगों को सामने ला रहे थे। ऐसा नहीं था कि लघु पत्रिका आंदोलन ऊपरी तौर पर हमेशा गुलाबी तस्वीर ही दिखा रहा था। केंद्रीकरण और साहित्य की मठाधीशी का विरोध करने के बावजूद कई बार लोगों ने चिन्हित किया कि ये पत्रिकाएं छोटे दायरे पर ही सही पर साहित्य की राजनीति में दखल दे रही हैं और अपने इर्द गिर्द एक सत्ता संरचना का निर्माण कर रही हैं। तो इसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए कुछ कुछ मानदंड भी तय किए जा रहे थे। आपसी विचार विमर्श भी हो रहा था। जब यह आंदोलन बढ़ा तो साहित्य के दायरे से बाहर जो समाज विज्ञान की दुनिया है या जो समाज में सीधे सीधे हस्तक्षेप करने वाले लोगों की जमात है, उससे भी इस आंदोलन ने खुद को जोड़ा था। अपनी एक बैठक में मेधा पाटकर, किशन पटनायक जैसे लोगों को आमंत्रित करके विकास के ढांचे को, जो बड़े औद्योगिक दर्शन को लेकर चलने वाले विकास के एजेंडे थे, उनको प्रश्नांकित करने वाले जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के से जुड़े लोगों को भी बुलाकर उनको सुनने और उनकी चिंताओं से खुद को जोड़ने का काम इस आंदोलन ने किया था। धीरे धीरे साहित्य से इस आंदोलन का, लघु पत्रिकाओं का पाठ बढ़ता चला जा रहा था। अपने एजेंडे का विस्तार यह आंदोलन करता जा रहा था। न सिर्फ सामाजिक संरचना में निहित जाति और जेंडर का सवाल, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता का सवाल,
इस पर तो बड़े पैमाने पर सहमति थी। इसको लेकर तो कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट दिखना भी नहीं चाहता था, पर विस्थापितों के सवाल को लेकर और विकास के ढांचे को प्रश्नांकित करने वाले सवाल को लेकर इन पत्रिकाओं को जरा अधिक माथापच्ची करने की जरूरत थी। इस लघु पत्रिका आंदोलन ने अपने को भारतेंदु से जोड़कर या 60 के दशक से जोड़कर उपनिवेश या आंतरिक उपनिवेश, आजादी के बाद इंडिया और भारत का विभाजन या शहरों के लिए गांव को उपनिवेश बनाने की कोशिश, या अपने ही देश के भीतर जल जंगल जमीन का अधिकतम शोषण करके कुछ विकास के मैनचेस्टर और लंकाशायर बनाने की कोशिशों को भी इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने प्रश्नांकित किया, उसकी आलोचना की, उस पर बौद्धिक किमियागिरी का काम किया। अगर यह कहा जाए कि हिंदी भाषी इलाके के चेतना निर्माण में भक्ति आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रगतिशील आंदोलन के बाद अगर लेखकों ने कोई एक मुकम्मल कोशिश की तो उसे लघु पत्रिका आंदोलन में देखा जा सकता है। इनकी तमाम कमजोरियों को स्वीकार करने के बावजूद इस इलाके में, हिंदी उर्दू इलाके में, इन पत्रिकाओं के संपादकों ने ही विमर्शों की दुनिया खड़ा की। कई बार वर्ग के दायरे से बाहर जाकर जाति और जेंडर के सवाल को शामिल करने की बात की, इसे भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया। अलग अलग आवाजों को जगह देकर, असहमतियों को जगह देकर इस आंदोलन ने सबको जोड़ा, सबकी चिंताओं को समाहित करने की कोशिश की। ये इनका महत्व है। आज जब हम लोग इस विषय पर सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इस आंदोलन का अतीत चाहे जितना बेहतरीन हो, पर चुनौतियों के बढ़ने के साथ इसका सांस्थानिक रूप, ढांचा आनुपातिक तौर पर लचर होता गया है, कमजोर होता गया है। आज पिछले 3 दशकों में आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह गैर बराबरी बढ़ी है, विकास के मॉडल को प्रश्नांकित करने वाले लोगों को शामिल करके जिस तरह की चिंता से लघु पत्रिका आंदोलन के संपादकों ने खुद को जोड़ा था, वह गैर बराबरी ज्यादा विकराल हुई है। अब उसके लक्षण तब तो परोक्ष रूप से थोड़ी गहरी समझदारी के साथ देखने पर दिखते थे, पर अब हर जगह दिखने शुरू हुए हैं। पूरी दुनिया के स्तर पर कट्टरता बढ़ी है और राजनीति का सूरज दक्षिणायन हुआ है। प्रतिगामी ताकतें मजबूत हुई हैं, संस्थानों पर उनका कब्जा बढ़ा है। और आजादी के बाद
लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर जिस तरह बदलावकारी परिवर्तनकारी समूह सवाल उठा रहे थे, उन सवालों को सुनने का शील और धैर्य तब के वर्चस्वशाली समूह के पास था, पर अब वो धीरज भी घटा है। शील कितना है आप सब जान ही रहे हैं। 90 के आसपास अंदेशा था कि भूमंडीकरण और ग्लोबल विलेज के नाम पर जिस तरह इजारेदार पूंजी की ताकत बढ़ रही है, उसके जरिए हिंसा की संरचना जिस तरह सुदृढ़ होगी, वो खतरनाक होगा। वक्त ने उन आशंकाओं को सही साबित किया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि इसकी जरूरत चेतना निर्माण के लिए, बौद्धिक किमियागिरी के लिए, बहस के लिए, समाज के वंचितों के हक में सोचने समझने के लिए जितनी इसकी जरूरत बढ़ती गई है, उतनी ही ये आंदोलन अपने स्वरूप को शिथिल और कमजोर करता गया है। एक बार फिर लोगों में ये चिंताएं दिख रही हैं। 90 के आसपास की गैर बराबरी का पाठ विस्तृत हुआ है, पूंजी और कम लोगों तक केंद्रित हुई है, सत्ता की नीतियों को बनाने में पूंजी वाली ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ा है। ऊपरी तौर पर व्हाइट कॉलर वाले कॉरपोरेट अपने को चाहे जितने लोकतांत्रिक होने का मुलम्मा चढ़ाकर पेश करें, पर उनके तमाम कार्यकलाप माफियाओं की तरह होते हैं। निर्णय हमेशा अपने हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। उनके कम लोगों के, उनके संस्थान या उस कॉरपोरेट के हित के लिए कितने लोगों को वंचित किया जा रहा है, इसकी चिंता दिन प्रतिदिन कम होती गई है। इस लिहाज से आप देखें तो जो पुराने सेठ थे, जिनकी पत्रिकाओं के खिलाफ, जिनको रंगीन पत्रिका कहकर लघु पत्रिका निकालने वाले लेखकों संपादकों ने अपने को खड़ा किया था, वे सेठ और वैसे संस्थान अब खुद लघु पत्रिका के दायरे में आते हुए दिख जाएंगे। उन सेठों की चिंताएं चाहे जितनी बदलाव विरोधी तब दिख रही हो, आज के कॉरपोरेट से उनकी तुलना करने पर वे खुद लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज के पक्ष में आनुपातिक तौर पर खड़े दिखेंगे। अब एक एक करके वैसी पत्रिकाएं बंद हो गई। धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका जैसी पत्रिकाएं बंद हो गई। लघु पत्रिकाएं हैं। अब ये किसके विरोध में है? अब तब ये जिनके विरोध में थे, उनसे ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर विचारों की नुमाइंदगी करने वाला तंत्र विकसित हो गया है। इस व्याख्यान का दूसरा हिस्सा
आज का समय, हमारा समय, हम जिसे हमारा समय कह रहे हैं उसमें कितना हमारा है और कितना उन कॉरपोरेट घरानों का, यह कहना बड़ा मुश्किल है। इस समय को संचालित करने में हम कितने हैं और वे कितने हैं, सोचिएगा इस पर। और हर समय की तरह हमारा समय भी बहुत सारे समयों का समुच्चय है। इसमें देखने के हिसाब से अपनी प्रतिबद्धता, अपनी विचारधारा, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपने आलोचनात्मक विवेक के हिसाब से भिन्न भिन्न अलहदा अलहदा समयों की मौजूदगी दिखेगी। अगर उदाहरण देकर देखा जाए तो नर्मदा के विस्थापित हों या अपनी खेती को बचाने की चिंता करने वाले किसान हों या अपने रोजगार के लिए जूझते रहने वाले लोग हों, उनका समय है। दूसरी तरफ फॉर्म के स्तर पर, रूप के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के भीतर अंतर्वस्तु कंटेंट के स्तर पर जो अलोकतांत्रिक मूल्यों की नुमाइंदगी करने वाले, विचार को संपोषित करने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से एक अलग ही समय है। और जिसे हम हमारा समय कह रहे हैं, जो उनके समय को चुनौती देने के तौर पर हैं, उस हमारा समय के भीतर भी अलग अलग बहुत सारी कोटियां हैं। आप चाहें तो जर्मन दार्शनिक मार्क्स से प्रेरित होने वाले लोगों की कोटि को समझें, महात्मा गांधी से प्रेरित होने वाले लोगों की कोटि को समझें, डॉक्टर अंबेडकर और फूले से प्रेरित होने वाले लोगों की कोटि को समझें। इस तरह की ढेर सारी कोटियां हमारे समय में हैं। और अब ऐसी कोटियों के वाले लोग ही लघु पत्रिकाओं का संचालन कर रहे हैं। एक सुविधा हासिल हुई है, वह सुविधा तकनीक ने दिया है। लघु पत्रिका आंदोलन के दिनों में इतना सुलभ तकनीक नहीं था, अब सुलभ हुआ है। पत्रिकाएं आकर्षक दिख रही हैं और विचार के स्तर पर उनका दायरा कितना सिमटता गया है, यह भी दिखने लगा है। पर आप आज के दौर में जब हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, साहित्य और समाज विज्ञान की दोनों तरह की पत्रिकाओं के भीतर असहमति के साहस और सहमति वाले आलोचनात्मक विवेक की कितनी जगह रह गई है, इसको लेकर सोचना होगा। मेरी बात यहाँ पूरी हुई। अब आपके सवाल आएंगे, उसके जरिए कुछ बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद राजीव जी। दोस्तों, आपने देखा कि राजीव जी ने बहुत बेहतर तरीके से लघु पत्रिका के
पूरे उसके पूरे सेंस को उन्होंने कहा कि लघु पत्रिकाएं क्यों जो है कि महत्वपूर्ण हैं और कैसे उनकी शुरुआत हुई, उसके पीछे क्या एजेंडा था। और वो इस बात को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित कर रहे थे कि लघु पत्रिका आंदोलन के दौर में जिन्हें सेठाश्रयी और इस तरह की पत्रिका कह करके उनकी एक प्रति अवधारणा और रच रहे थे, लघु पत्रिकाएं रच रही थी, अब उनसे बहुत ज्यादा क्रूर समय इस समय मौजूद है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी, आपके व्याख्यान के दौरान दो एक साथियों ने सवाल अपने रखे हैं, तो मैं उसको आपके सामने रखता हूँ जी। एक साथी आशीष राय ने पूछा है, उनका अपना सवाल है कि इस दौर में लघु पत्रिकाओं का प्रसार कैसे बढ़े, और एक दूसरा सवाल भी मैं रख ही देता हूं, शायद आप दोनों को मिलाकर के एक साथ कहें। दूसरा सवाल है विजय संदेश जी का कि आज की तारीख में लघु पत्रिकाओं का भविष्य क्या है। आशीष जी और विजय जी, लघु पत्रिकाओं का प्रसार बढ़ाना दरअसल सिर्फ लघु पत्रिका के लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, और ये इसका प्रसार बढ़े इसके लिए जरूरी है कि हमारे दायरे में, हमारे समय में सोचने समझने वाले लोगों की तादाद बढ़े, पढ़ने लिखने। और ये बड़ा विडंबनापूर्ण हालात है कि एक तरफ साक्षरता और पढ़े लिखे लोगों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आलोचनात्मक वृत्ति और पठनीयता, पाठकीयता भी संकीर्ण होती जा रही है। पर पहले जिस तरह प्रसार करने के लिए लघु पत्रिकाएं डाक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, अब तकनीक ने एक स्तर पर उसको आसान किया। नटनल या पीडीएफ के जरिए पत्रिकाएं पहुंच जाएंगी प्रसार के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। पर क्या हमारे पास पढ़ने वाला वक्त पहले की तुलना में कम हुआ है? समय तो 24 घंटा ही है, उसमें से एक सेकंड भी कम नहीं हुआ है, लेकिन उसमें से पढ़ने के लिए जितना वक्त था उस वक्त में कटौती होती जा रही है। अगर आप ये समझ रहे हैं आशीष जी कि कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो तकनीक ने इसे सुलभ किया है, पर यह पहुंचकर भी अनुपस्थित रहेगा अगर उस पीडीएफ को कोई खोलकर पढ़ने का जोखिम न उठाए और उस पर सोचे नहीं। तो ज्यादा लोगों तक प्रसार बढ़ाने के लिए तकनीकी पक्ष तो है ही, जिससे आप सब हम सब वाकिफ हैं, पर जो दूसरा पक्ष है वह पक्ष है प्रतिरोध के पक्ष में लोगों का मानस। जब तक प्रतिरोध के पक्ष में, बदलाव के पक्ष में, लोकतांत्रिकता के पक्ष में, न्याय के पक्ष में लोगों का माइंडसेट बड़े पैमाने पर नहीं होगा, तब तक इनका प्रसार नहीं बढ़ सकता। इस बीच साहित्य, समाज विज्ञान की ताकत कम हुई है बाकी चीजों से इसकी तुलना करें। खेल, राजनीति जैसी चीजों, सिनेमा, मनोरंजन, इनकी ताकत बढ़ी है, इनका दायरा ज्यादा विकसित हुआ है।
पढ़ने लिखने साहित्य की ताकत कम होगी तो प्रसार, तकनीकी तौर पर प्रसार के लिए हमें अवसर ज्यादा मिले हैं, पर यह प्रसार तभी सही मायने में साबित होगा या ये लागू होगा, जमीन पर उतरेगा, जब प्रसार को एक्सेप्ट करने वाले, रिसीविंग पक्ष की संख्या बढ़ेगी। जो सवाल भाई विजय कुमार संदेश जी ने पूछा है, इनका भविष्य क्या है? इनका वही भविष्य है जो भविष्य न्याय का है, जो भविष्य समतामूलक समाज, अहिंसक समाज के निर्माण का है। अगर पूर्ण समाज, समतामूलक अहिंसक समाज बनाने का एजेंडा मजबूत रहेगा, वर्चस्वशाली और शोषणमूलक संरचना को कमजोर करने की जरूरत समझी जाती रहेगी, उनका भविष्य कायम है। अगर ये मूल्य खत्म हो जाएंगे, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, दुनिया की कोई ताकत इतिहास के किसी भी दौर में न्याय और समता के लिए लड़ने वाले, मानवीय समाज बनाने के लिए लड़ने वाले, उसके लिए सोचने समझने वाले लोगों को खत्म नहीं कर पाई। और इस खात्मे के नहीं होने में ही लघु पत्रिकाओं का भविष्य अंतर नहीं। आप यह सोच सकते हैं कि ये छपेंगी नहीं, तो ये पत्रिकाएं फिर इनका वेब एडिशन आएगा, तमाम बेहतरीन कामों को न याद करते हुए अगर सिर्फ मैं एक पत्रिका को समालोचन जो कवि अरविंद को डालते हैं उसी को याद करना चाहूं, तो इस रूप में भी लघु पत्रिका आंदोलन, लघु पत्रिका सामने आएगी, उसकी जरूरत बनी रहेगी और उसका भविष्य बना रहेगा। बहुत धन्यवाद राजीव जी। दो सवाल दो साथियों ने पूछा था और वो बहुत जरूरी सवाल थे से बातचीत करते हुए। अब दोस्तों, हम लोग इस कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ आ गए हैं। आप सब जानते हैं कि संभावना संस्थान जो चित्तौड़गढ़ में है वो लगातार पत्रिकाओं के स्तर पर तो काम किया ही है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बनास जैसी हिंदी में निकलने वाली बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका वह इसी संस्थान से निकलती रही है। इस बीच राजीव जी, यदि समय हो तो एक सवाल और साथी ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि कहीं व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम तो लघु पत्रिकाएं नहीं है। मैंने अपनी बातचीत में इस पहलू की तरफ संकेत किया था। लघु पत्रिका आंदोलन के दिनों में भी ऐसे सवाल आए थे कि संपादकों के इर्द गिर्द छोटे ही पैमाने पर सही पर एक सत्ता का केंद्रीकरण होने लगता है और फिर जाहिर है अपनी समझ, अपनी विचार दृष्टि और अपनी प्रतिबद्धता के हिसाब से वो रचनाओं का चयन करते हों या अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहें। ये चुनौती, यह आलोचनात्मक पक्ष लघु पत्रिका आंदोलन से जुड़े संपादकों के ध्यान में भी था और इसको लेकर उन लोगों ने आत्मालोचना भी की थी और कुछ पत्रिकाओं ने यह मानदंड भी स्थापित किया था कि मैं अपनी निजी रचनाओं को लेकर किसी तरह की रचनाएं अपनी पत्रिका में प्रकाशित नहीं करूंगा।
हालांकि यह सामने आया कई बार कि अपने मित्रों, दोस्तों और जो हमारी सामाजिक संरचना में बाकी कमजोरियां हैं उसका कुछ असर भी पत्रिकाओं में दिखा है, वो दिखता है और वो रहता है। बावजूद इसके सारी लघु पत्रिकाएं ऐसी हों कि नहीं कहा जा सकता। मैंने इसीलिए आप कहा था, शुरू में ही अर्ज किया था कि लघु पत्रिका आंदोलन जिनके प्रतिरोध में थी वो तो थी ही, पर अपने संपादकों को प्रशिक्षित और दीक्षित भी कर रही थी। संवेद पत्रिका ने संभवतः 8वें या 9वें अंक में लघु पत्रिका आंदोलन को लेकर बहुत सारे रचनाकारों की टिप्पणियों को प्रकाशित किया था। उसमें कुछ लोगों ने इस पक्ष को चिन्हित किया था कि केवल आकार के हिसाब से, अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से छाप देने वाली कम प्रसार संख्या वाली सारी पत्रिकाओं को लघु पत्रिका कहा जा सकता है क्या? तो कहा गया कि नहीं। अगर अपने समय के अंतर्द्वंदों को, अपने समय के वर्चस्वशाली संरचनाओं की पहचान की का हुनर उनमें नहीं है, वह बौद्धिक कवायद नहीं है, तो भले ही वो कुछ लोगों के द्वारा छापा जाता हो, उसे वो लघु पत्रिकाएं नहीं कही जाएंगी। ढांचा के स्तर पर वो लघु पत्रिका है, पर लघु पत्रिका आंदोलन ने जिस तरह की अपनी पहचान और परख, अपनी कसौटी तय की, उस स्तर पर ऐसी पत्रिकाएं लघु पत्रिकाएं नहीं कही जाएंगी। जिन मित्र ने सवाल किया है उनको शायद ध्यान में होगा, अभी किस तरह बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग और प्रमोशन पाने के आकांक्षी 10 कॉपी 20 कॉपी और पुराना अंक सब छाप रहे हैं, और किस तरह एक पूरा एक कारोबार, एक अलग तरह का खेल विकसित हो गया है ज्ञान के उपार्जन के नाम पर। तो इस ठीक ऐसा कुछ लेखक समूह में भी दिखता रहा होगा। पर जिन लोगों ने अपने आप को लघु पत्रिका आंदोलन से जोड़ा और उसके सरोकार, उसकी चिंताओं से जोड़ा, उन्होंने इसकी कड़ी और तीखी आलोचना की। शुक्रिया। ठीक बात। साथी आशीष राय ने एक और सवाल जोड़ा है कि छोटे शहरों में पत्रिकाएं नहीं मिलती हैं, तो क्या करें इसके लिए, कैसे उनको पाएं? अब छोटे शहरों में पत्रिकाएं दुकान में नहीं मिलती होंगी, क्योंकि ये तो आप अगर उसके व्यवहारिक पक्ष को समझना चाहते हैं तो लघु पत्रिका प्रकाशित करने वाले संपादक इस बात को ठीक से जानते होंगे कि दुकानों में भेजने के बाद, उन पत्रिकाओं को भेजने के बाद उनके पास वापस कितने पैसे आते हैं। नहीं आते, रेयर, अपवाद स्वरूप आता होगा। और इनके पास इतना बड़ा ढांचा तो हो नहीं सकता कि उतने ही पैसे के लिए वो जाएं। इसलिए लघु पत्रिका आंदोलन के लोगों ने एक समन्वय समूह बनाया जिसमें अलग अलग शहरों के लेखकों, रचनाकारों, संपादकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, परिवर्तनकारी समूहों को जोड़ा, और वो व्यक्तिगत स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करते थे। अपने यहाँ मंगाकर 5-10 प्रतियां, 20 प्रतियां, 50 प्रतियां बेचते थे और ईमानदारी से उस पैसे को संपादक के पास वापस कर देते थे। लघु पत्रिका निकालने वाला व्यक्ति, बांग्ला की एक कहावत है, जूता सिलाई से चंडी पाठ तक, वो अकेला खुद करता है। अब ऐसे में वो खुद डिस्पैच करता है, वो सारी चीजों को करता है। अब आप इसमें से अपवाद स्वरूप कुछ एक पत्रिकाओं के भारी भरकम विज्ञापनों को देखकर कि उसके पास 20 पेज, 10 पेज, 25 पेज का हर अंक में विज्ञापन होता है, ऐसी कुछ एक पत्रिकाएं ही होंगी, उसको आप देखकर कह सकते हैं कि उनके पास पूरा ढांचा है, वो ऐसे भेज देते होंगे, कर सकते हैं। पर ज्यादातर पत्रिकाएं, अधिकतम पत्रिकाएं ऐसा नहीं कर पाती। तो इसके लिए जरूरी है कि लेखक खुद एक अपना तंत्र विकसित करें
और इससे अपने मान अपमान को ना जोड़ें कि हम इतने बड़े लेखक हैं या इतने बड़े हम इस तरह की के पद पर हैं तो कैसे पत्रिका बेचें, उसका प्रचार करें। लघु पत्रिका आंदोलन में इन चिंताओं को जोड़ा गया था। पर अब एक और आसान तरीका है, अब तो पीडीएफ के जरिए सारी जगह पहुंच जा रही हैं पत्रिकाएं, वेबसाइट के जरिए, ब्लॉग के जरिए, नटनेल के जरिए पत्रिकाएं पहुंच जा रही हैं आशीष भाई। कहीं भी रहकर अब कहीं की पत्रिका मिल सकती है। तो इस लिहाज से अलग अलग जगह पर प्रसार की दिक्कत कम हुई है। जी जी, ठीक बात राजीव जी। तो अब दोस्तों हम लोग बिल्कुल इस व्याख्यान के एकदम बिल्कुल आखिरी पायदान की तरफ आ गए हैं। बहुत इतनी केंद्रीयता के साथ लघु पत्रिकाओं के पूरे परिवेश को आपने राजीव जी यहाँ अभी किया है। मैं देख रहा था वक्तव्य, कमेंट देख रहा था दोस्तों के, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि हिंदी के साहित्यिक जगत में लघु पत्रिकाओं ने बहुत ज़रूरी काम यह भी किया है कि बहुत दूर दराज के छोटे छोटे इलाकों के अनाम से लेखकों को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया और वो लोगों को हिंदी समाज के सामने ले आए। इस पर एक बड़ा काम होना चाहिए, हालांकि अभी वो हो नहीं पा रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन सभी साथियों को जो पिछले 1 घंटे से लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके जुड़ने के कारण यह कार्यक्रम और संभावना के दूसरे भी कार्यक्रम अपने आप में प्रामाणिक हो जाते हैं। उन सब साथियों को जो बतौर श्रोता, बतौर दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं संभावना की तरफ से। राजीव जी, आपको धन्यवाद देना तो वह कम ही होगा जितनी गंभीरता से हम सब ने आपको सुना है। और मैं समझता हूं कि आपके व्याख्यान ने जितनी हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया है, उससे बहुत सारी चीज़ों को प्रकट भी कर दिया है कि कुछ और भी चीज़ें, सवाल और जिज्ञासाएं प्रकट हुई हैं, जिसे मुझे लगता है कि इस तरह का एक दूसरा भी व्याख्यान हम लोग आयोजित करें जो इसका अगला हिस्सा हो। मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं संभावना की तरफ से और अपने उन सब साथियों की तरफ से जो पिछले 1 घंटे से आपको सुन रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं इस व्याख्यान से। संभावना के अध्यक्ष डॉक्टर केसी शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं हमेशा ये पाता हूँ कि संभावना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो कि एक बहुत दूर का इलाका, दिल्ली और बनारस और पटना और भोपाल और जयपुर भी, जो कि बड़े बड़े केंद्र साहित्य के अपने हैं, उनसे बहुत दूर है। लेकिन संभावना किस तरीके से अपना काम चुप्पी के साथ कर रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में, पूरे इलाके में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत अभी भी जो साहित्य एक प्रतिरोध के लिए, एक प्रतिपक्ष की तरह मौजूद है, उसमें संभावना ऐसे संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके अध्यक्ष केसी शर्मा जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर कनक जैन, आपने शुरुआत इतने बेहतर तरीके से की और बिल्कुल होता है कि जैसे नाटक में कि बिल्कुल पहला दृश्य खुलते ही और दर्शक जुड़ जाता है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ, उसके दृश्य के साथ और चीज़ों के साथ। आपके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम सबके साथी और लघु पत्रिका बनास के संपादक हैं पल्लव भाई। पल्लव जी की एक बहुत अच्छी खासियत है जो दुर्लभ है इस जमाने में, कि वो पर्दे के पीछे रह कर के पूरी सक्रियता निभाते हैं और कहीं भी उनके अंदर ये इच्छा नहीं होती कि वह पर्दे के सामने आए और लोगों को दिखे ही, इस तरह की कोई जिद नहीं होती और वो पर्दे के पीछे रहते हुए सारी भूमिकाएं निभाते हैं।
उन्होंने अभी भी भूमिका निभाया है। मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सब साथियों, राजीव जी, केसी शर्मा जी, कनक जैन जी, श्रोताओं, दर्शकों के प्रति फिर से बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत शुक्रिया विशाल भाई, डॉक्टर केसी शर्मा जी और कनक जैन जी, पल्लव भाई, बहुत शुक्रिया।